हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और ठंड हो रही है अच्छी खासी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ये वीडियो फुल ही मुझसे रिलेटेड है। और ये वीडियो आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, नेम देखा होगा, समझ गए होगा। तो भाई ये मेरी पूरी जर्नी जो भी है, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, उसके लिए सॉरी। तो भाई जो भी मेरी जर्नी है इंडिया टू पोलैंड कि मैं कैसे आया, कब आया, किस तरीके से आया और किसने बुलाया, कौन सी एजेंसी थी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। और क्या काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी, कितना बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले लाजमी अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और बायो का, इंस्टाग्राम का बायो में लिंक है, यूट्यूब के बायो में भी है, वीडियो के बायो में भी है। दोनों जगह आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और फॉलो अनफॉलो का खेल मत खेलना, आई हेट दिस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नापसंद चीज़ है कि जो पहले फॉलो कर लिया उसके बाद बात हो गई फिर अनफॉलो कर दिया। खैर कुछ लोगों ने किया है ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के चले जाने से, किसी के आ जाने से, किसी इंसान के कोई भी, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चेंजिंग आती है। खैर कोई ना। तो भाई पर्सनल चीज़ें हैं, तो आज वीडियो में हम अपनी सारी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो करते हैं हम शुरू। क्योंकि वीडियो में एडिटिंग होती नहीं है तो इसलिए जो चीज़ें जो मैं सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जो बोलता हूँ मैं, अगर एडिटिंग करूँगा तो मैं कट कर दूँगा। तो इससे वीडियो थोड़ी एक वीआईपी तरीके से शो होगी। मगर मैं ये चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, टाइम का इशू होता है, इस वजह से सिंपली मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस वजह से बहुत सारी एक्स्ट्रा की बातें रह जाती हैं। आई थिंक लोग ये बातें पसंद भी करते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी दिखती है, सच्चाई दिखती है। इस वजह से लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और जुड़े हुए हैं आज भी। चलिए भाई, तो भाई मैं कब आया था पोलैंड, सबसे पहले ज़रूरी बात यह कि मैं कब आया था। तो सबसे पहले बता दूं मैं कब आया था। वैसे मेन ज़रूरी बात है मैं कैसे आया, किसने बुलाया, ठीक, वो बात पर आएंगे बाद में। पहले बता दूं मैं कब आया था। मैं भाई 2023 के फर्स्ट मंथ में, आई थिंक जनवरी, आई थिंक नहीं कन्फर्म है, जनवरी 22 को मैं भाई वारसा एयरपोर्ट पर मैं उतर गया था। ठीक है, मेरे साथ में 2 भाई और थे, हम टोटल 3 लोग आए थे। हमसे पहले भी 4-5 लोग हमारे जो भी एजेंट थे उनके थ्रू ऑलरेडी पहले हमसे 10-12 दिन पहले वो आ चुके थे यहाँ पे। उन लोगों ने रिसीव किया, लेकिन पर्सनल जो मैं बताऊँ कि जिस बंदे ने मुझे रिसीव किया, जिस बंदे ने मुझे बुलाया, वो बंदा वहाँ पे था। ठीक है, तो वो फ़िलहाल तो अभी इंडिया में है। तो मैं तो बता दूँ मेरा आने का एक एक नॉर्मल सा एक रीज़न नहीं है, एक नॉर्मल सा गुड चांस मेरे लिए ये था कि जिस टाइम में मैं आया उस टाइम में मैं या जो भी मेरे संग के जितने भी यार दोस्त जो भी हम लोग आए उस टाइम में इतना ज़्यादा लोगों की भागम भाग नहीं थी। पोलैंड के वीज़े के लिए इतनी इंडिया से अप्लाई नहीं हो रहे थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे भी काम के बहुत इशू थे, लोगों की लोग नहीं थे काम करने वाले, तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से वीज़े दे रही थी और दूसरी कंट्रियों के लोग यहाँ पे नहीं आए थे। तो उस समय बहुत सुकून था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुकून था। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी, आसानी से सारी चीज़ें हो रही थी और टाइम टू टाइम हो रही थी। जो भी एक टाइम था, ठीक है, एक टाइम का जो भी एक इस टाइम पे वर्क परमिट आना है, इस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, अपॉइंटमेंट के इतने दिन बाद ये चीज़ होनी, तो वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हुई थी। अच्छा मैं तो बताऊँ, मेरा भी कोई ये कंफर्म नहीं था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया था कि अयास के ऐसा है कि मैंने चीज़ें कर दी हैं, ठीक है, और मगर ये अभी तुम सब में, क्योंकि इंडिया में क्या हर बंदे के अंदर ये होता है ना, पहले शो अप कर देना कि हम पोलैंड जा रहे हैं या हम किसी कंट्री जा रहे हैं, और बाद में ये चीज़ ना हो, वीज़ा ना लगे, तो फिर दिक्कत होगी, लोग जवाब मांगेंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, दिक्कत होगी। इससे बेहतर है कि शांत रहना, जब वीज़ा लग जाए तब जिनको भी बताना है, यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव में जो भी लोग हैं जिनको बताना है उनको आप बताना। वैसे जितना ही प्राइवेट रख सको तो प्राइवेट ही रखना। तो उसने, मेरा दोस्त यहाँ पे था, उसने मेरा पासपोर्ट मंगा के, ठीक है, और उस बंदे ने ही वर्क परमिट निकलवाया था। सही है, जब वर्क परमिट हमारा आ गया, वर्क परमिट हमारा पहुँच गया, ठीक है, तो वर्क परमिट पहुँचने के बाद में फिर उसके समथिंग वर्क परमिट हमारा जिस टाइम में आया था वो आया था भाई, बताऊँ मैं, मेरा जेन्युइन टाइम जो है बिल्कुल ही वो था शायद 90 दिन। ठीक है, 90 दिन में वर्क परमिट आ गया था। ये फिर सारी चीज़ें मेंशन थी, आप किस काम पे जा रहे हो, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको रूम कौन देगा, ठीक है, आप किस तरीके का काम करने वाले हो, और आपकी ड्यूटी कितने घंटे होगी, हर एक चीज़ उस पर मेंशन थी। वो मेंशन होती है वर्क परमिट पे, लेकिन उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती नहीं हैं। मेंशन वो कर देते हैं लेकिन उस हिसाब से सारी चीज़ें होती नहीं। वर्क परमिट पर जो भी मेंशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर सैलरी भी कम मेंशन हुई होती है, सैलरी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, उस पर घंटे भी बहुत नॉर्मल लिखे हुए होते हैं, क्योंकि इन्हों को ना गवर्नमेंट के थ्रू वो वर्क परमिट होकर आता था, गवर्नमेंट को वो चीज़ शेयर बतानी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई आप 12 घंटे का काम क्यों ले रहे हैं,
और आप इतनी सैलरी क्यों दे रहे हैं, इस तरह की। तो वो बहुत नॉर्मल बेसिक चीज़ें रखते हैं उसमें, जिसमें गवर्नमेंट वीज़ा देने में कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद में फिर जो है मुझे कंफर्म नहीं है याद, फिर भी मैं बताना चाहूँगा 2 महीने के बीच में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। अपॉइंटमेंट कहाँ हुई थी मैं ये बता दूँ। अपॉइंटमेंट मेरी हुई थी जयपुर में, एक BFX ऑफिस है, वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। उस टाइम में जिस समय हमारी अपॉइंटमेंट हुई तो वहाँ पे जो फ़ीस गई थी वो फ़ीस भी नॉर्मल बता दूँ 6 से 7 हज़ार रुपये उस टाइम पे गई थी, जो आज के टाइम में 17 से 20 हज़ार रुपये जा रही है, ठीक है। उस समय वो 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ीस गई थी। अपॉइंटमेंट हुई थी। अपॉइंटमेंट में क्या पूछा गया था तो बता दूं, नॉर्मल सी चीज़ें उसने पूछी थी, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, इस तरीके की चीज़ें पूछी थी एज अ फ्रेंड उस लड़के ने। नॉर्मली किस भाषा में पूछी थी, अगर आपको हिंदी बोलनी आती है आप हिंदी में उनसे बात कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से किस भाषा में बात करना चाह रहे हो, ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग में मैंने उनसे इंग्लिश में बात हुई थी नॉर्मली, एज अ जो भी हमारी चीज़ें थी, जो हमारे बारे में पूछा गया था वो सारी मैंने उसको मतलब इंग्लिश में बताया था। उसके बाद क्योंकि भाई एक मतलब इंडिया में जैसे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इंडिया में इतना अच्छा बोलने का तरीका नहीं था जैसे कि अब हो गया है यहाँ पे बात करते करते। मतलब इंग्लिश की बात करूँ मैं स्पेशली, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे परफेक्ट नहीं थे, बोलने में हेजिटेशन थी और एक फ़्लो भी नहीं था इंग्लिश का। तो वो जैसे यहाँ पे हम लगातार रेगुलर बोलते रहते हैं, जहाँ कभी किसी शॉप के अंदर या कभी मॉल के अंदर, कभी कंपनी में किसी बंदे से कोई कांटेक्ट मतलब बात करते हुए, कोई अफ्रीका का है, कोई किसी कोलंबिया, कोई किसी दूसरी कंट्री का है, उन लोगों से बात करते हुए अब एक फ़्लो बन गया बात मतलब इंग्लिश का। उस टाइम में नहीं था। तो मैं 2-3 मिनट के बाद अपनी हिंदी में ही आ गया था। मैंने उसको बोला था कि सर अगर जो है मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं हिंदी में बात करूँ, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में फिर उन्होंने सारी चीज़ें पूछी थी कि आपका जो वीज़ा स्टैम्प होकर आएगा पासपोर्ट पे, वो आपको किस एड्रेस पे मंगाना है। अगर आपका तो वो ये है कि आपके एजेंट से, अगर जो भी आपके एजेंट ने फ़ाइल लगा रखी है, एजेंसी ने फ़ाइल लगा रखी है आपका, उससे सब कुछ ठीक है तो आप अपने एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। अगर भाई आपका कोई लेन देन मतलब नहीं है, क्योंकि वो एजेंट पहले ही वो एड्रेस मेंशन कर देता अपने ऑफिस का, उस पर ही जाता आपका पासपोर्ट वीज़ा प्रिंट होकर, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बोला कि नहीं, जो एड्रेस है उस पर ही आपको सेंड करना है, भेजना है। तो वो समथिंग 15 से 20 आधे घंटे का प्रोसेस जो भी हमारा हुआ होगा BFX में, आधे घंटे के प्रोसेस में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, मतलब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और उसके बाद में हम आ गए थे। अच्छा, फिर BFX होने के बाद में 20 से 25 दिन में वीज़ा स्टैम्प होकर आ गया था। 20 से 25 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होकर आ गया था। और फिर वो वीज़ा स्टैम्प होने के बाद में फिर वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारा वीज़ा जब आ गया, अब क्या है कि वीज़ा तुम्हारा आने के बाद में अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई तुम्हारा वीज़ा अगर 1 साल का है या 2 साल का है, कितने भी साल का है, उसके बीच में आपके पास वीज़ा है तो आप किसी भी डेट को फ़्लाइट बुक करके, टिकट बुक करके आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, लोगों को भाई वेट तो होता नहीं है, लोग इंतजार तो करते नहीं, वीज़ा आ गया तो भाई जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। और ये बेहतर भी है कि अगर तुम्हारा वीज़ा अगर आज आया है तो भाई मैं मानता हूँ कि 4 से 5 दिन में अपना जो भी लोगों से मिलना है, जो भी फंक्शन घर में करना है, वो करा के जल्दी से 4 से 5 दिन में अपना कर लो तो बढ़िया ही है। टाइम ना लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि भाई पेमेंट हो गई, वीज़ा आ गया, उसका टाइम शुरू हो गया, एक्सपायरी डेट का टाइम शुरू हो गया, तो बेहतर ये जितनी जल्दी हो सके वो कर लो आप, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से 22 जनवरी को आ गए, पोलैंड में लैंड हो गए। जैसे ही लैंड हुए, बाहर रिसीविंग वगैरह हुई। अब रिसीविंग का होता है, अब जैसे कोई एजेंट जो तुम्हें भेज रहा है उसका, तो मैं कोई वहाँ इंडिया में तुम नॉर्मली जानते हो, तो फिर अब यहाँ पे रिसीविंग कौन देगा, मेरा दोस्त था ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो उसने रिसीविंग ली हमारी, ठीक है। वो आ गया एयरपोर्ट पे, और जैसे कोई नया बंदा आ रहा था उसको वो भाई एजेंट अरेंज करा के देगा, उसको ये चीज़ बोलनी पड़ती है कि भाई हमें कौन रिसीव करेगा, कैसे, या जिस एजेंसी में भेज रहा है, जिस कंपनी में भेज रहा है, उसका बंदा हमें कोई ना कोई लेने आएगा, ऐसा ये होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कौन रिसीव करता है एयरपोर्ट पर, तो ये चीज़ यहाँ पर आप कंप्लीट कर लें, समझ लें कि आपको उसको बताना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कौन हमें लेने आएगा, किस तरीके की रिसीविंग होगी, कौन क्या करेगा, ठीक है। वो तो वहाँ आने के बाद में भाई फिर जो मेडिकल होते हैं, यहाँ के नॉर्मल मेडिकल होते हैं, मेडिकल के बारे में वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो मेडिकल वगैरह हुए, और एक दिन के बाद में और हमने जो है, जो भी हमारा काम था, जो भी ड्यूटी थी, वो हमने ज्वाइन कर ली, ठीक है।
फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार घर से इतनी दूर और सब कभी मतलब सब चीज़ें बहुत वो, लेकिन हाँ ये जब यहाँ आए तो ये रियलाइज़ हुआ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है अपने देश में और दूसरे देश में सर्वाइव करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अलग लोग, अलग भाषा, अलग खाना पीना, अलग पहनावा, ठीक है, अलग कल्चर, अलग हर एक चीज़ अलग जब देखने को मतलब एकदम अचानक से 8 घंटे या 6 घंटे के सफ़र के बाद में आप अलग ही दुनिया देखते तो आदमी के होश उड़ जाते हैं। कितना भी कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर हो, कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से शुरू करता है। ऐसा लगता है कि अभी यहाँ हम पैदा हुए हैं, ठीक है, अब हम पैदा हो गए, अब हमें अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जीनी है, अपने आप को यहाँ प्रूव करना, यहाँ की भाषा सीखनी है, यहाँ के लोगों के संग अपने जो है नंबर बनाने हैं, बात करनी है, क्या करना, कैसे क्या करना, अपने आप को यहाँ पे सब चीज़ें देखनी है। तो मतलब अपने आप में बड़ी एक बहुत तगड़ी फाइट होती है इंसान की और बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जो दूसरी कंट्रियों में करते हैं, जिनको बना बनाया मिल जाता है। जिस तरीके से मान लीजिए किसी के ऑलरेडी फ्रेंड है, वो ऑलरेडी किसी काम पे हैं और तुम्हें भी जाके बस उनके संग में वो रिसीविंग लेनी है, वो अपने रूम पे ले जाएंगे, तुम्हारा ये बेड हो गया भाई, ये तुम्हारा सब चीज़ें हो गई, यहाँ पर सामान रखो, कल जाके यहाँ पर अपना पासपोर्ट जाके वर्क परमिट निकलवाना, परसों काम ज्वाइन कर लेना है, जो भी 10 दिन के बाद ज्वाइन कर लेना है, ये काम है, ये घर है, ये कार है कि भाई इस कार से अपना को जाना है, सारा पूरी 2-3 लोगों की गैदरिंग है इस तरीके से। तो वो बड़ा इजी हो जाता है। जब जैसी सिचुएशन हमारे सामने थी, हमारे पास भी ये था कि हमारा दोस्त था, उसने बहुत सारी हेल्प की, सारी चीज़ें समझाई, मेडिकल कैसे लिया जाता है, मेडिकल का क्या प्रोसेस है, ठीक है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है, बसों में कैसे चढ़ते हैं, बस कौन सी कहाँ जा रही है, क्योंकि अलग भाई भाषा लिखी हुई है यहाँ पर, तो क्योंकि इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश खाली लोग बोल लेते हैं, लेकिन भाषा इनकी खुद की लिखी हुई पॉलिश, ठीक है, भाषा सिखाई धीरे धीरे, ये क्या वर्ड है, कौन गाली दे रहा है, कौन प्यार से बात कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो वो भाषा सीखी इस तरीके से। फिर धीरे धीरे भाई क्योंकि कहते हैं ना हर दिन सेम नहीं होता, और मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सही मोमेंट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई सी भी जगह हो, हर एक इंसान के लिए मतलब जो सुकून है और जो उसकी लाइफ चेंजिंग वाले जो मोमेंट हैं वो सब होने हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी जगह पर, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो हर एक चीज़ होनी है, बस उसका क्या आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है और सब्र करना। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। तो भाई और दूसरी कंट्री, इन कंट्रियों को मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा और वो इंसान कामयाब नहीं होगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान अगर मेरी वीडियो देख रहा है, वो किसी कंट्री में भी जा रहा है, तो भाई वो अपने माइंड में ये रख ले, भाई पेशेंस रखना होगा। तुम्हारी गलती नहीं होगी, उसके बावजूद तुम्हें लात तुम्हारी ही पड़नी है। लातों का मीन सुननी तुम्ही को ही है। कोई भी तुम्हें सुना जाएगा आके, बस तुम कहोगे यार मैंने तो करा ही नहीं है और मुझे गाली देके जा रहा है। होगा भाई, ऐसी चीज़ें होंगी, मगर क्या है, बस भाई पेशेंस रखना है। टाइम उनको जवाब देगा हर एक चीज़। क्योंकि हमारे संग में हुई, जो हम कंपनी जिस जगह भी काम कर रहे हैं भाई, वहाँ पे हमारी गलती नहीं होती थी या मेरे यार दोस्तों की गलती नहीं होती थी, तो उनको उल्टा सीधा बोलना, और हम बेबस होते थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे। ठीक है, आज टाइम ने जो है एक बैक मोमेंट, मतलब एक बैक मोड ले लिया है और सब चीज़ें उल्टी हो रही हैं। आज हमारे हाथ में सारी पावर है, मतलब पावर मतलब बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चाहें तो किसी को भी जवाब दे सकते हैं और हम चाहें तो कुछ भी किसी तरीके से कर सकते हैं। तो चीज़ें पूरी बैक हो गई हैं और सब चीज़ें हम मतलब उस वे में चल रही हैं जिस वे में हम चलाना, मतलब उस वे में चल रही हैं जिस वे में हमें पसंद है कि हाँ ये अब सही टाइम है। तो भाई 2 साल का एक टाइम दिया है, 2 साल का टाइम देने के बाद 2 साल में रेगुलर बातें सुनी है, ठीक है, 2 साल तक वो चीज़ें सही, जो मतलब सही हैं, फेस की हैं, जो इसमें हमारा कोई रोल प्ले था ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये कि टाइम आया और जो भी है अच्छा आया। तो भाई इस तरीके से फिर काम हो गए, काम होते मतलब काम करने लगे, काम रहने लगे। फिर चीज़ धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जो फूड वगैरह जो यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं वो इनके हिसाब से मिलते हैं, यहाँ के लोग हिसाब से। फिर उसके बाद में हमने इंडियन शॉप सर्च की, कहाँ से कैसे कैसे डिलीवर चीज़ें होती हैं। अपने टाइम बचाया, टाइम बचाने के साथ सब चीज़ों को कलेक्ट करा और फिर अपने जो इंडियन फूड है उसमें खाना वाना वो सब एडजस्ट करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे भाषा को मतलब कि प्रॉब्लम तो हर दिन है, काम तो हर दिन करना है, ठीक है, या तो फिर 2 महीने 3 महीने बाद घर जाना हो तो फिर छोड़ो भाषा से, क्या फिर थोड़ी थोड़ी भाषा सीखी, लोगों से अपने कांटेक्ट मिला, यारी दोस्ती हुई, उनकी भाषा सुनी, समझा क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें रियलाइज़ करने के बाद में रिजल्ट ये आया कि भाई पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और पेशेंस अगर इंसान के अंदर नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो कोई भी कामयाबी ले लेगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ा हमारे संग में ये था कि हमें पेशेंस रखना ही नहीं आता था। गुस्से के बहुत तेज़ थे, ज़रा सी किसी की बर्दाश्त नहीं थी, सब्र करना कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं था।
तो बड़ा वो है। लेकिन आज की डेट में ये कि आज इतना पेशेंस है कि किसी भी इंसान का अब दिल जीत लेंगे अपनी बातों से ही, और उसे अपना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इतना वो ये सब चीज़ें मतलब यहाँ रहते रहते सब बातें सीख ली। खैर, तो अब मैं बता दूं, अब ये मेन चीज़ जो है वो मैं एक चीज़ और से कर दूं, तो मैं तो जिस के अब लोगों का ये है कि भाई हमें जिस थ्रू आप आए हो उसके थ्रू से अब उनके से हमें कांटेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। अब जो लोग वीडियो स्किप करके भाग गए होंगे तो उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो भाई मैं तो बता दूं कि वो ये है कि भाई जिनके थ्रू मैं आया था, जिन्होंने इंडिया से प्रोसेस जो किया था मेरा, यहाँ तो दोस्त बैठे हुआ था, यहाँ का उन्होंने वर्क परमिट निकलवा दिया। अब सारा काम तो इंडिया से होने है, फाइल रेडी इंडिया से होनी है, अपॉइंटमेंट इंडिया से बुक होनी है, ठीक है, सारी चीज़ें इंडिया से होनी है। तो भाई वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पोलैंड के वीज़े इस समय लग ही नहीं रहे हैं। लग रहे हैं, कौन लोग लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जो मैं जिनके थ्रू आया हूँ वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिक्कतें बहुत चल रही हैं। जैसा ही सारी चीज़ सॉल्यूशन मतलब सॉल्व होंगी, प्रॉब्लम हटेगी सामने से, वैसे ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर जो भी लोगों को जिसको भी कांटेक्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें बंद हैं, इसीलिए मैं और सब लोग जो भी लोग हैं जो मुझे नए नए आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा भाई कि अभी पोलैंड के लिए स्पेशली आप भूल जाएँ। तो मैंने और सारी वीडियो बना रखी है कैसे पोलैंड आएँ, तो वो आप वीडियो देखें, वहाँ से चल जाएगा पता आपको क्या सही है क्या सही नहीं है। तो खैर, जो मेरी लाइफ थी और किस तरीके से मैं इंडिया टू मतलब पोलैंड आया, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की और अब मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ बढ़िया है। तो भाई टाइम देना पड़ेगा यूरोप का। और तुमने देखा होगा एक रील बहुत वायरल हुई है इस टॉपिक पे कि यूरोप टाइम मांगता है, और टाइम जब जिस बंदे ने दे दिया तो उसको यूरोप इतना देता है कि वो सोच भी नहीं पाता कि कितना उसको फीडबैक मिलता है हर एक चीज़ से, ठीक है भाई। तो यूरोप में कोई सी भी कंट्री में बैठे हुए तो टाइम दो। बहुत ज़्यादा गंदी कंट्री में बैठे हुए हो, लुथेनिया तो इनमें बिल्कुल ही टाइम ख़राब मत करो। लेकिन जहाँ आप यार अपने अपने बंदे की, ये भी नहीं कह सकते लुथेनिया में भी मतलब और कंट्रियों में भी लोग बहुत छोटी कंट्री हैं लेकिन पैसा अच्छा कमा रहे हैं, जिसकी जहाँ सेटिंग बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, नहीं कह सकते लोग इंडिया में बहुत रुपया कमा रहे हैं बैठे हुए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिसकी जहाँ सेटिंग बन गई है भाई वो वहाँ पर कमा रहा है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और कोई भी टॉपिक आपकी नज़र में कोई भी चीज़ जाननी है तो वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।